हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं एसके गुप्ता आप सभी को एसओएस वापी यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं और मैं केमिस्ट्री लेक्चरर हूं। आप लोगों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं बच्चों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। कतई जहर पॉइंट देने वाला हूं जिससे कि केमिस्ट्री बहुत ही आसान बन जाने वाली है आपकी लाइफ की भी और 11th साइंस की भी। देखो, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो शेयर कर लेता हूं पहले, फिर मैं केमिस्ट्री की तरफ बढ़ता हूं। आप सबने 10th का एग्जाम दे दिया है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो 10th एग्जाम दे चुके हैं, 11th में है और साइंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं बता दूं बच्चों पहली चीज, ये 10th से 11th में जब हम आए और खास करके हमने साइंस स्ट्रीम लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। या तो बायो लिया होगा आपने, या तो मैथ्स लिया होगा, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बायो और मैथ्स दोनों लेते हैं। सही है। बायो लेने का मतलब क्या है, हमारे दिमाग में पहले से चलते रहता है कि मेरे को क्या करनी है बच्चों, नीट करनी है। सही है ना। और मैथ्स लेने का क्या मतलब है कि आपके दिमाग में यह चल रही है कि मेरे को जेई करनी है, आईआईटी जेई करनी है, आईआईटी जाना है। बात समझ में आती है ना। और आईआईटी जाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इसके लेवल के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आईआईटी, नीट, बोर्ड और 10th का लेवल क्या है। उससे आप समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो। सही है बच्चों। देखो, अभी तक हम 10th में जब पढ़ाई करते थे तो 10th में हमारे पास साइंस के लिए बुक कितनी होती थी? एक होती थी। अरे होती थी या नहीं होती थी? एक ही बुक पढ़े हो ना यार, गिन चुन के। उसमें से टोटल कितने चैप्टर हुआ करते थे? 15 चैप्टर हुआ करते थे। अरे होते थे, नहीं होते थे। अब देखो हमारे पास क्या है, 10th का जो लेवल है वो भी बात कर लेते हैं थोड़ा। 10th की लेवल अगर मैं सेट करूं, ग्राफ के थ्रू मैं सेट करने की कोशिश करता हूं। ग्राफ देखो बच्चों, मैं यही बना देता हूं। ग्राफ बहुत सिंपल है, यहां आप समझने की कोशिश करोगे। ग्राफ बताने की कोशिश करता हूं। अगर ये हमारे पास लेवल की इधर बात करूं, ये 10th का लेवल है। ये अगर 10th का लेवल है, सही है बच्चों, तो 11th का लेवल जो हमारे पास जाएगा बोर्ड का, 11th बोर्ड का लेवल ये रहा। सही है ना। 11th बोर्ड का लेवल है ये। उसके बाद में अगर थोड़ा सा बात करूं नीट की लेवल की, तो नीट का लेवल ये रहा। सही है। उसके बाद मैं थोड़ा जेई की लेवल की बात करूं तो जेई का लेवल ये रहा। सोच सकते हो बच्चों आपको कहां जाना है। अगर आपने 11th साइंस लिया है, अगर आप टॉपर भी हो 10th के, अगर आपने 10th में स्टडी किया है रेगुलरली 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे, तो आपको 11th में आकर सिर्फ बोर्ड कवर करने के लिए मिनिमम 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिर्फ बोर्ड कवर करने के लिए बच्चों, बोर्ड। नहीं तो मैंने ऐसे भी बच्चे को देखा है जो 10th में टॉप करके आते हैं और 11th साइंस में आकर फेल होना स्टार्ट होते हैं। तो वो आपको करना है क्या? नहीं करना है। उस सारी पॉइंट को मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे गलतियां करते हैं वो आपको गलती नहीं करके उससे कुछ सीख लेकर आगे बढ़नी है। और 11th में आपको ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं बच्चों, मिनिमम आपको 4 to 5 आवर पढ़ाई करनी होगी, सिर्फ 11th अगर आपको कंप्लीट करना है, टॉप करना है। दूसरी अगर बात करें कि सर मेरे को 11th क्यों, मैं तो सपना लेकर आया था नीट के लिए, मैं तो सपना लेकर आया था जेई के लिए। तो नीट वालों के लिए मैं बता दूं बच्चों, ये बोर्ड सोचो, देखो कंपेयर करो लेवल 10th और 11th का।
10th का लेवल मैंने बच्चों बताया कि अगर 10th का लेवल यहां है तो 11th का लेवल यहां है। देखो डबल है, लेवल बात करें तो डबल है, क्योंकि 10th में साइंस का बुक एक पढ़ना पड़ता था, 11th में साइंस हमारे पास अब डिवाइड होने वाली, आपको तो पता ही है 3 पार्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। जो बायो नहीं लेंगे वो मैथ्स लेंगे, सही है ना। तो यहां देखो एक जो सब्जेक्ट होने वाला है, केमिस्ट्री की अगर बात करूं तो उसमें 2 बुक आने वाली है, एक सब्जेक्ट का 2 बुक आने वाला है, फिजिक्स में भी 2 बुक आने वाली है। तो सोच के देखो बच्चों कि हम जहां 10th में एक बुक पढ़कर हो सकता था कि बहुत सारे बच्चे जेम्स बॉन्ड होंगे, एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले कंप्लीट कर लिया करते थे। अब एग्जाम के 2 दिन 3 दिन पहले कंप्लीट हमारे से 11th तो नहीं होने वाला है। टोटल 15 चैप्टर्स एक सब्जेक्ट में है, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है। और एक चैप्टर जो है, जितना हमने 10th में पूरी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, एक चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ केमिस्ट्री में, उतना मान के चलो एक चैप्टर। वैसे हमारे पास टोटल 15 चैप्टर है। सोच रहे हो कितना डिफरेंस होने वाला है हमारे पास। अगर नीट का सपना है और जेई का सपना लेकर आए हो आप, तो मिनिमम आपको घर पे 6 to 7 आवर पढ़ाई करनी होगी, और ये कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी होगी, तो जाकर आपसे जेई और नीट हो सकती है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा किसी टॉपर का इंटरव्यू, तो बच्चों आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखो। वो बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि उन्होंने पढ़ाई कैसे की है और कितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है उनकी पढ़ाई में। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं रखी, कुछ जेम्स बॉन्ड ऐसे भी होते हैं कि एक ही दिन में 15 घंटा पढ़ लिए और 2 दिन रेस्ट किया, तो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो जीरो, उसका आउटपुट जीरो आने वाला है। वही जो बंदा डेली 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है, डेली 5 घंटे ही पढ़ाई कर रहा है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा है, तो एक ना एक दिन टॉप करने वाला है, 100% है टॉप करने वाला है। और बच्चों मैं मान लेता हूं, चलो टॉप अपने को नहीं करनी है, अरे टॉप 100 में तो आनी है, टॉप 1000 में तो आनी है, जेई जाना है, IIT जाना है ना बच्चों, एम्स जाना है, नहीं जाना है ना यार। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ही रखनी पड़ेगी। बात समझ में आया? कंसिस्टेंसी मेंटेन करके ही रखनी पड़ेगी। और 2 साल बच्चों, 2 साल बाकी देश दुनिया को भूल जाओ कि कोई चीज भी है हमारे आसपास और पढ़ाई पे लग जाओ, जी जान लगा दो अपनी पढ़ाई पे और दिखा दो कि नहीं मैं भी IIT कर सकता हूं, मैं भी नीट क्रैक कर सकता हूं या कर सकती है। आई बात समझ? ये तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन की बात हो गई, बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, फिर मैं केमिस्ट्री का पढ़ा दूंगा आपको। तो बाकी की चीजें मैं ऑफलाइन भी आप लोगों से मिलूंगा तो मोटिवेट करूंगा बच्चों, सही है। और केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। देखो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशंस के बारे में हम बात करते हैं। केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है। अभी तक तो हम सर साइंस पढ़ा करते थे, अब यहां पे आप केमिस्ट्री बता रहे हो। मैं आपको बता दूं नालायकों कि 9th से ही हमारे पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो होने लगता है। 10th में भी हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो पढ़ा है, ये कोई नई चीज नहीं है केमिस्ट्री। फिर भी मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास केमिस्ट्री साइंस का वो ब्रांच है, केमिस्ट्री साइंस का बच्चों वो ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैटर्स के अबाउट पढ़ते हैं, मैटर्स के अबाउट पढ़ते हैं। यार मैटर्स, देखो मैटर्स के अबाउट सबसे पहली जो टर्म्स हमने यूज की है वो है मैटर्स। याद करो नालायकों, 9th में जो हमारा पहला ही चैप्टर जो था केमिस्ट्री का, साइंस का, वो क्या था, मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कि पहला ही चैप्टर जब आपको केमिस्ट्री का इंट्रोड्यूस किया गया था तो मैटर से रिलेटेड इंट्रोड्यूस किया गया था कि पहले आप किसके बारे में जानने की कोशिश करो, मैटर के बारे में जानने की कोशिश करो। मैटर के बारे में अगर एक बार आप जान गए तो बाकी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि अगर मैटर के बारे में जान गए तो उसके बाद उसके कंपोजिशन के बारे में आपको जानना है,
उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, अगर उसमें कोई भी चेंजेज हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वही जानना है। यही केमिस्ट्री है बच्चों, यही केमिस्ट्री है पूरी। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इसको पढ़ने वाले हैं। टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अपने को जेई करना है नहीं करना है, नीट करना है नहीं करना है, तो देखो बच्चों मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर आपको जाने वाला हूं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको सारी चीजें आती होगी, और ऐसे भी होंगे नालायक कि जिनको कुछ भी नहीं आती होगी। टेंशन नहीं लेने का, मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं और धीरे धीरे लेवल एक सेट करने वाला हूं, क्योंकि हमारे पास जेई में टफ से भी टफ क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इजी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो मैंने बताया कि मैटर्स के बारे में पढ़ना है, उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, और उसके अगर ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो रही है तो उसके बारे में पढ़ना है। सही है? केमिस्ट्री क्लियर है बच्चों? डेफिनेशन जब हम केमिस्ट्री की बात करते थे, अभी तक तो साइंस ही हम 3 पार्ट में किया करते थे, अभी हम केमिस्ट्री को मेनली 3 पार्ट में करने वाले हैं। मेनली अपने को 3 सेक्शन में करने वाले हैं। एक चौथा सेक्शन भी मैं आपके लिए कर रखा हूं, जिसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी या एनालिटिकल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। सही है? पहला हम बात करने वाले हैं बच्चों, पहला सेक्शन जो हमारे पास होने वाला है केमिस्ट्री का, वो क्या होने वाला है? ऑर्गेनिक होने वाला है। दूसरा सेक्शन हमारे पास इनऑर्गेनिक है। तीसरा सेक्शन हमारे पास फिजिकल है, और चौथा हमने क्या आपको बता रखा? एनालिटिकल केमिस्ट्री होता है। सबसे पहली चीज, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूं, इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि किसमें क्या पढ़नी है। सबसे पहली हमारे पास जो ऑर्गेनिक की बात करें, तो ऐसा नहीं कि हम पहली बार ऑर्गेनिक का नाम सुन रहे हैं, नहीं बच्चों। हमने आपको 10th में एक चैप्टर्स पढ़ाया था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। वो बेसिकली ऑर्गेनिक का ही चैप्टर था, ऑर्गेनिक का ही चैप्टर था। यानी कार्बन और उसके रिलेटेड कंपाउंड के बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कौन सा सेक्शन बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मिलियंस ऑफ कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिक के हैं जिनके अबाउट अपने को स्टडी करनी है। मिलियंस ऑफ कंपाउंड, हमारे अंदर ही मिलियंस ऑफ रिएक्शंस ऑर्गेनिक हो रहे हैं। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, जब हम बच्चों ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा कि इससे अच्छा सब्जेक्ट कुछ होता ही नहीं है। बाबा बना दूंगा आपको ऑर्गेनिक का, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जब बात आती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक देखो हमारे पास हमने एक चैप्टर्स पढ़ा था 10 में, पीरियोडिक टेबल। उसमें हमने एलिमेंट्स पढ़े थे, बहुत सारे एलिमेंट्स पढ़े थे। अरे बोलो, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? सही है ना? अप्रॉक्स अभी टिल डेट मैं बता दूं 126 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, बट एनसीईआरटी की बात करें तो 118 एलिमेंट्स ही दे रखे हैं अपने बुक में, अपडेटेड नहीं है बच्चों। इसलिए अभी रिसेंटली इतने हमारे पास एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। तो देखो, सिर्फ मैं बात करूं कार्बन के सेक्शन को पढ़ना है तो ऑर्गेनिक, और कार्बन को हटा दो, उसके कंपाउंड को हटा दो, कार्बन और उसके कंपाउंड को हटा दो, तो हमारे पास जो सेक्शन आने वाला है वो हमारा इनऑर्गेनिक का होने वाला है। यानी कि बाकी एलिमेंट की स्टडी अदर देन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम कहां करने वाले हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करने वाले हैं। फिर डिस्कशन आती है फिजिकल में, सर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिर बाकी तो हमने पूरी पीरियोडिक टेबल तो इन्हीं दोनों में पढ़ ली, तो फिजिकल में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? फिजिकल में बहुत सारे लॉज आने वाले हैं। बात समझ में आती है ना? जो भी लॉज आने वाली है उसके अबाउट हम कहां डिस्कशन करने वाले हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करने वाले हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री, जब आप अभी तक शायद बहुत सारे बच्चे लैब में गए भी होंगे, बहुत सारे लैब नहीं गए होंगे। आपने देखा होगा अपने स्कूल में बच्चे क्या लैब जाते हैं। अच्छा, आप लोग को भी देखकर लगता है कि जाकर टेस्ट ट्यूब वगैरह कुछ कुछ करते रहते हैं। आप लोग को भी इच्छा कभी हुई अंदर से कि मैं भी कभी लैब में जाऊंगा। साइंस लिया तो 100% जाओगे, और साइंस लिया है तो ये सेक्शन तो आप करने ही वाले हो लैब में जाके। एनालिटिकल केमिस्ट्री में 2 सेक्शन हमारे पास आने वाला है, एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। वहां पे क्या होगा ना, आपको सॉल्ट्स दिए जाएंगे, जैसे NaCl दे दिया गया, वो आपको बताया नहीं जाएगा कि NaCl है, या 2 मैं ले लेता हूं कॉमनली, NaCl सॉल्ट दे दिया और MgCl2 दे दिया, पता नहीं चल रहा आपको कि कौन सा है। अब आपको क्या करना है, वहां पे बहुत सारे टेस्ट होते हैं, परफॉर्म करने होते हैं।
और आपको बताना होता है कि कौन सा उसमें केटायन प्रेजेंट है सॉल्ट में और कौन सा एनायन प्रेजेंट है। तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वालिटेटिव एनालिसिस, यानी कि उसमें क्या प्रेजेंट है, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्वांटिटेटिव है, यानी कि वो कितना अमाउंट प्रेजेंट है उस सॉल्ट का, अगर वो आइडेंटिफाई करनी है तो क्या होगा, कौन सा होगा, केमिस्ट्री, ये क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री होती है, सही है ना। अब देखो ये अपने लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये प्रैक्टिकल्स में कराते हैं। अपने को जो पढ़ना है ना, ये 3 सेक्शन पे बेसिकली फोकस करने हैं। ऑर्गेनिक करना है, इनऑर्गेनिक करना है, और कौन सा करना है बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अबाउट कोई भी डिस्कशन हम नहीं करने वाले हैं। तो अभी अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये तो हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन की बात हुई। थोड़ी बहुत केमिस्ट्री की रोल के बारे में मैं बताता हूं कि केमिस्ट्री का क्या रोल रहा है अभी तक। देखो बहुत वैरायटी, वाइड एप्लीकेशन है केमिस्ट्री की। मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बताता हूं। बहुत सारे बच्चे फार्मेसी लेते हैं आफ्टर 12th, तो बेसिकली केमिस्ट्री ही पढ़ते रहते हैं, कैसे मेडिसिन को बनाना है, ड्रग्स कैसे बनाना है। बेसिकली केमिस्ट्री में मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं, सही है बच्चों। तो मेडिसिन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये नाम मैंने लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं बच्चों। टैक्सोल और क्या है हमारे पास, सिस्प्लेटिन है। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल जो यूज किया जाता है कैंसर, आप लोग को पता है ना, एंटी कैंसर ड्रग्स के तौर पे यूज किया जाता है, सही है। दूसरा हमारे पास है पेनिसिलिन। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेनिसिलिन का। ये क्वेश्चन इस बार जेई में आया हुआ था, जेई में आया हुआ था ये क्वेश्चन पेनिसिलिन के अबाउट। पेनिसिलिन जो हमारे पास होता है एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होता है, सही है ना। एंटीबायोटिक्स ड्रग्स तो आपको पता ही है ना, आजकल कोरोना वायरस जो चल रहा है ना, आजकल एंटीबॉडी बनाने में लगी हुई है ना। इम्यून सिस्टम को अपने को क्या करती है, एंटीबायोटिक्स इंक्रीज करती है। बात समझ में आता है नहीं आता है। देखिए फिर हमारे पास एस्पिरिन है। एस्पिरिन काम क्या करता है, एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक क्या है, एनाल्जेसिक आप लोग को पता चलता है कि क्या होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक बेसिकली हमारे पास पेन किलर होता है। ये अगर आपको कोई पेन है तो आप क्या कर सकते हो, एस्पिरिन ड्रग्स यूज कर सकते हो, मेडिसिन यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास सैलोल है। सैलोल क्या होता है बच्चों, ये लिखा हुआ है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब क्या हुआ, डिटॉल आप घर पे यूज करते हो ना, कुछ कट जाता है फट जाता है तो आप डिटॉल लगाते हो। डिटॉल भी किसका काम करता है हमारे लिए, डिटॉल भी किसका काम करता है बच्चों, बोलो, एंटीसेप्टिक का काम करता है। बात समझ में आया। ये तो मैंने लिखा है, सिर्फ मेडिसिनल की बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री में भी हमारी केमिस्ट्री यूज होने वाली है बच्चों। इंडस्ट्री में क्या हमारे पास केमिस्ट्री यूज होता है वो भी बताता हूं। सीमेंट इंडस्ट्री में हमारे पास केमिस्ट्री के रिलेटेड बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। पॉलीमर इंडस्ट्री में जैसे बेकेलाइट बनाते हैं। बेकेलाइट आप लोग को पता है क्या बच्चों, प्रेशर कुकर का हैंडल याद है ना, प्रेशर कुकर का हैंडल याद है ना, प्रेशर कुकर का हैंडल याद है ना बच्चों। प्रेशर कुकर का हैंडल जो बनता है वो बेकेलाइट का ही बनता है, सही है ना। रबर, रबर याद है ना, जो आप बाइक में यूज किया करते हो। अरे बाइक में यूज करते हो ना, टायर यूज करते हो, वल्कनाइज रबर यूज करते हो, सिंथेटिक रबर यूज करते हो, बहुत सारे टाइप की रबर होती है, वो भी हम डिस्कशन करते हैं। एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या यूज किया जाता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखना बच्चों, अभी बता रहा हूं, जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा फिर से बताऊंगा। यूरिया फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। फिर हमारे पास आपके पास क्या वहां पे आता है बच्चों, बताइए, इंसेक्टिसाइड्स भी आते हैं। आता है नहीं आता है बच्चों, अरे बोलो। प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं, सही है ना। ये हमारे पास क्या है, ये क्या है सब, बोलो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो हमारे डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं हम, सोप यूज करते हैं, यूज करते हैं नहीं करते हैं, सोप यूज करते हैं, सही है ना। कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। मेन हमारा मकसद क्या है, मैं केमिस्ट्री कहां से स्टार्ट किया था, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर्स। तो मैटर के अबाउट अपने को डिस्कशन करना है, समझ में आती है बात। तो मैटर के अबाउट डिस्कशन करना है, तब तक आप इसको क्या करोगे बच्चों, छाप लोगे। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। फटाफट इसको क्या करोगे, छाप लोगे फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लोगे। वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो।
चलो बच्चों, अभी हम कहां आते हैं, मैटर पे आते हैं। और ये देखो, मैं अभी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री का पढ़ा रहा हूं। छोटी छोटी बातों को मैं बताने वाला हूं केमिस्ट्री में, बहुत बेसिक से। देखिए, 9th में ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि जेई में क्वेश्चन इसके आते हैं, नीट में इसके क्वेश्चन आते हैं, फ्रेम होते हैं बच्चों। क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको, टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। आप बोलोगे ऐसा तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, कोई बात नहीं, मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, टेंशन की तो बात ही नहीं लेनी है। और बाबा है तो टेंशन लेना ही नहीं है। देखो क्या है हमारे पास, मैटर के अबाउट जब मैं बात कर रहा था तो आप लोग को सबको पता है मैटर क्या होता है। जो भी चीजें आपके आसपास दिखाई दे रही है वो मैटर है। दिखाई दे रही है इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ अपना शेप होगा, अपनी कुछ वॉल्यूम होगी, तभी तो मैटर है यार, तभी तो आपको दिखाई दे रही है। जैसे मैं दिखाई दे रहा हूं, मेरा अपना कुछ वॉल्यूम है, बच्चों, मेरा अपना कुछ शेप है। आई बात समझ में आई नहीं आई? देखो ना, मेरी मम्मी क्या बोलती हैं, जब भी जाता हूँ गाँव तो मम्मी क्या बोलती है, पतले हो गए, है ना, कभी मोटे नहीं बोलती है, हरदम बोलती है पतले हो गए। यानी कि शेप मेरा डिफाइन करती है वो कि मैं पतला हूं। आई बात समझ या नहीं आई? अरे आया नहीं आया? अरे बोलो आया ना बच्चों? तो देखो अब आगे हमारे पास मैटर के बारे में हमने बात कर ली। अब मैटर की क्लासिफिकेशन, मैंने बोला था इट्स कंपोजिशन की भी बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की भी बात करेंगे, सही है। तो पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दो मेनली टाइप में हम क्लासिफिकेशंस करते हैं बच्चों। कौन कौन सा मेन है हमारा? अरे कौन कौन सा मेन है हमारा, बोलो यार, कौन कौन सा मेन है? एक हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन होने वाला है, और दूसरी जो क्लासिफिकेशन होने वाली है वो केमिकल क्लासिफिकेशन होने वाली है बच्चों। फिजिकल में क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है? देखो, बहुत सारे बुक में अलग अलग, यानी अलग क्या, बेसिकली 5 फिजिकल क्लासिफिकेशन में उन लोगों ने स्टेट्स के बारे में बताया है कि हमारे पास सॉलिड, लिक्विड, गैस तो होता ही है। अपने सिलेबस में यही है, यही पढ़ना है, बाकी चीजें के बारे में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम पढ़ के। देखो, सिलेबस ओरिएंटेड रहो, रिजल्ट ओरिएंटेड रहो। तो आपको पीएचडी नहीं करना, अभी रिजल्ट से मतलब है, अपने को रिजल्ट आना चाहिए, सही है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई होनी चाहिए अपने पास। देखो, थोड़ी बहुत नॉलेज ओरिएंटेड भी होनी चाहिए, मैं बता दूंगा नॉलेज के रिलेटेड, टेंशन ना लो। देखो, सबसे पहले हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो पहले भी सुना हुआ है। 2 स्टेट और जो है वो मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा स्टेट भी होती है बच्चों, और बोस-आइंस्टाइन स्टेट भी होती है, जिसके बाद डिस्कशन अपने को नहीं करनी है, बस नाम सुना हुआ होना चाहिए। कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, कोई आपको बताए तो हाँ हमने सुना हुआ है कि ये 2 स्टेट और भी होती है, जो प्लाज्मा स्टेट है और बोस-आइंस्टाइन स्टेट है। क्लियर है? तो अपने को जो डिस्कशन करनी है सॉलिड, लिक्विड और गैस पे डिस्कशन करनी है। ये जो आपको पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है किस स्टेट में है बच्चों? सॉलिड में है। इसको मैं आसानी से तोड़ पा रहा हूं क्या? नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो है बहुत पास है एक दूसरे से, और टाइटली हेल्ड है एक दूसरे से, यानी इनको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट का काम है। ये टाइटली पैक्ड है। इसका शेप कैसा है? दिखाई दे रहा है ना आपको, स्फेरिकल दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है? तो इनका डेफिनिट शेप होता है, और डेफिनिट क्या होती है बच्चों? वॉल्यूम भी होती है। क्लियर है? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें हम लिक्विड में, तो लिक्विड क्या है? लिक्विड को जैसे मैं बात करूं, जैसे आप क्या करो, देखो मैं एग्जांपल देता हूं। इस बोतल में अगर मैंने पानी रखी है, इस बोतल में अगर मैंने पानी रखी है, तो इसका शेप ले रखा है वो लिक्विड। अगर इसको मैं ग्लास में डाल दूं, इस पानी को निकालूं, ग्लास में डाल दूं, तो उसका शेप ले लेगा। सही है ना बच्चों? उसका शेप लेगा या नहीं लेगा? बोलो, लेगा ना? 100% लेगा। अभी देखो हमारे पास क्या है, यानी कि शेप चेंज कर रहा है, लेकिन इसकी वॉल्यूम क्या है बच्चों? फिक्स है। जितना इस बोतल में कंटेंट किया हुआ था वाटर, उतना ही उस ग्लास में भी वाटर कंटेंट करेगा, यानी वॉल्यूम फिक्स बट शेप
वेरी कर रहा है किस पे, कंटेनर पे। क्लियर है बच्चों कि कौन सा आप कंटेनर यूज कर रहे हो उस पे डिपेंड कर रहा है। यहां पे मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं, आप पानी गिराओगे तो यहां से फ्लो होकर दूसरे जगह जा सकता है वो। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स वाटर के टाइटली हेल्ड नहीं है और टाइटली पैक्ड नहीं है, पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्लियर है ना बच्चों। गैस की बात करो, गैस की बात करो, ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है और ना ही उसका शेप फिक्स होता है। अगर इस रूम में आप लाकर गैस छोड़ दोगे तो इस पूरा रूम का वॉल्यूम ले लेगा, सही है ना। अगर आप उसको कंप्रेस करके छोटे से कंटेनर में डाल दोगे तो उसका वॉल्यूम ले लेगा वो, यानी कि उसका ना ही वॉल्यूम फिक्स हो रहा है और ना ही बताओ ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। क्लियर है बच्चों। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए सॉलिड, लिक्विड और गैस के अबाउट। क्लियर है बच्चों। मैंने आपके लिए बना दिया है, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मॉलिक्यूल्स मैंने बनाया, यहाँ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत फार रहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इससे पास होते हैं और यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट शेप में होते हैं। फिर हम केमिकल क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं बच्चों, तो हमारे पास क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होती है और दूसरा क्या होता है बच्चों, मिक्सचर होता है। एक हमारे पास क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है और दूसरा मिक्सचर होता है बच्चों। बहुत ध्यान से सुनोगे आप, एक प्योर सब्सटेंस है और दूसरा क्या है, मिक्सचर है। प्योर सब्सटेंस 9th में आपने पढ़ा था, बताओ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना यार। प्योर सब्सटेंस किसको बोलते थे? प्योर सब्सटेंस किसको बोलते थे? जिसका कंपोजिशन फिक्स होता था, जिसका कंपोजिशन फिक्स होता था थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। कंपोजिशन फिक्स है, उसी को तो हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं यार, सॉरी ट्रू सॉल्यूशन बोलो, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। उसके बाद इसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, जैसे पानी प्योर सब्सटेंस है। सर पानी, तुम बोलोगे सर उसमें तो ये होता है, अरे उसमें तुम बोलोगे गधो नमक सॉल्ट होता है, अरे मैं डिस्टिल वाटर की बात कर रहा हूं। यानी वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन हमेशा रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी मेथड से, सही है ना, अलग नहीं हो सकता है। CO2 में 1 कार्बन और 2 ही ऑक्सीजन फिक्स है, ये CH4 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, ये फिक्स ही रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो ये प्योर सब्सटेंस है। मिक्सचर की बात कर लो बच्चों, मिक्सचर की बात कर लो, बताओ फटाफट। मिक्सचर में जैसे मैं बात करूं, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है, वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे NaCl और वाटर, NaCl वाटर है, NaCl और वाटर की अगर बात करें हम, NaCl वाटर का, देखो ये दोनों पॉइंट साथ में होना चाहिए। तुम बोलोगे सर NaCl पानी में जब मैं डालूंगा तो ऊपर और नीचे दोनों जगह में तो टेस्ट सेम ही आता है, लेकिन गधो ये तो पता होना चाहिए तुम लोग को कि जब से बॉयल करोगे उस पानी को तो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर बन जाएंगे, लेकिन NaCl नीचे में कलेक्टेड रहेगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, वो प्रेसिपिटेट बना लेगा, वो व्हाइट सा कलेक्ट हो जाएगा आपके सरफेस पे। इसका मतलब उसको फिजिकल मेथड से आप सेपरेट कर ले रहे हो, तो कौन सा होगा, वो मिक्सचर होगा। अरे होगा या नहीं होगा, अरे बोलो होगा नहीं होगा, होगा ना यार, होगा ना, 100% है, 100% है। थोड़ा सा बच्चों और डिस्कशन, इसको पहले आप छाप लोगे, इसको क्या करोगे आप, छापोगे फटाफट, इसको क्या करोगे, फटाफट छापोगे, स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं आगे भी टॉपिक बताता हूं। चलो बच्चों, अब अपने को क्या देखना है, अब अपने को बहुत सिंपल सी चीजें देखनी है। अभी हमने क्या देखा था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, एक, 2 या 2 से ज्यादा चीजों का, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस प्रेजेंट हो एक ही चीज में, तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। अभी हमने उसका एग्जांपल पहले NaCl और वाटर भी देखा था, और उसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। देखो प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश की है, प्योर सब्सटेंस को हमने फर्दर क्लासिफाई करने की कोशिश की है। प्योर सब्सटेंस हमारे पास क्या है, प्योर सब्सटेंस में हमने क्लासिफाई एलिमेंट्स के अबाउट की है और कंपाउंड्स के अबाउट की। बहुत 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 ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्स और कंपाउंड। यहां बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सही है। सेम टाइप के एटम से अगर मिलकर बना हुआ है कोई भी सब्सटेंस, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है कोई भी सब्सटेंस, तो क्या होगा, एलिमेंट्स ही होगा,
सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस एलिमेंट ही होगा। सही है, इसको हम फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। इसको फर्दर हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे बात कर लो, एग्जांपल जैसे है हमारे पास सोडियम हो गया, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, हाफ सोडियम नहीं होता है। तुम बोलोगे सर सोडियम पीस लेते हैं, कट कर देते हैं, गधो उसमें बहुत सारे सोडियम मेटल रहता है, एक सोडियम को तुम सेपरेट ही नहीं कर पाओगे। सही है ना। फिर हमारे पास हाइड्रोजन देखो, दोनों सेमी एटम से है नहीं, दोनों हाइड्रोजन एटम मिलकर, इसकी गलती क्या है कि ये H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 हो गया। ये सारी चीजें क्या है, एलिमेंट्स है। बात समझ में आती है ना। अब एलिमेंट्स हमने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना कदो। चलो कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मेटल्स का। मेटल्स में हमने क्या याद, बहुत सारे हैं, लिख देता हूं। हमारे पास क्या है, लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे मेटल के एग्जांपल हो गए। नॉन मेटल के एग्जांपल याद करो। अरे नॉन मेटल के एग्जांपल याद करो, नॉन मेटल का एग्जांपल याद करो। बोलो 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 यार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत सारे हैं। सही है ना। इसका एग्जांपल फ्लोरीन हमारे पास F2, Cl2, Br2, I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, ये भी याद रखना। सही है ना। मेटलॉइड्स है ना, सिलिकॉन है ना, जर्मेनियम एक्सेट्रा लिख लो। अभी बाकी इस पे बहुत डिस्कशन हम करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल एंड इट्स क्लासिफिकेशंस में। फिर से ये चैप्टर आने वाला है, क्लास 10th में आपने पढ़ा था ना, उससे इमेजिन यानी उससे खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाला हूं, खतरनाक तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मजा ही आ जाएगा आपको। देखो यहां तक की कहानी पहले क्लियर है क्या, एलिमेंट्स के अबाउट क्लियर है। अब कंपाउंड, कंपाउंड क्या होगा, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। देखो तुम बोलोगे तो सर दो एलिमेंट तो यही है ना यार, लेना H2, सेम एटम है बच्चों, सेम एलिमेंट है ये। अब यहाँ डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए। देखो कार्बन और हाइड्रोजन दो अलग अलग है और दो से ज्यादा है, CH4 हो गया। CO2 दो है, दो से ज्यादा है, दो और दो से ज्यादा है। H2O दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। क्लियर है ना। अब यहाँ कंपाउंड, ऑर्गेनिक और फिर से इनऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन होती है। जब मैं चैप्टर आपको केमिस्ट्री के बारे में बता रहा था तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हमने बताया था। जनरली हम केमिस्ट्री दो ही सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तीसरा सेक्शन हमारे पास फिजिकल था जिसमें हम लॉज के अबाउट पढ़ते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला के अबाउट पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास मिक्सचर। मिक्सचर क्या, अभी बताया कि आपको मिक्स करोगे, क्या करोगे, आपको मिक्स करना है दो और दो से ज्यादा चीजों को। अब मिक्सचर जो होगा दो टाइप का, मिक्सचर बोले तो सॉल्यूशन बनाना है अब अपने को, तो होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। देखो होमोजीनियस हमारे पास, होमोजीनियस में क्या है हमारे पास, होमो बोले तो सेम, होमो बोले तो सेम, सेम बोले तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन ना लो, एग्जांपल से समझाऊंगा। यहां पे क्या है कि कंपाउंड्स को, दोनों कंपाउंड्स को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया मैंने, एक में पानी डाल दिया, सिंपल पानी है, सिंपल पानी है। दूसरा ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, एक में मैंने नमक डाल दिया। आपको बताया नहीं किसमें मैंने नमक डाला है, थोड़ा स्टीयर कर दिया कि मिक्स हो जाए सॉल्ट। अब आपको मैं दे दूं कि लो बेटा देख के बता दो कि किसमें नमक पानी है और किसमें सिर्फ पानी है। बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, देख के तो नहीं बता सकते। हाँ कैसे बताओगे? टेस्ट करोगे तो जो खरा लगेगा, सॉल्टी वाटर टाइप से लगेगा, उसमें नमक पानी है, नहीं लगेगा। वाटर है नहीं है, बोलो। यानी देखो, और दूसरी चीज थ्रू आउट द कंपोजिशन, ऊपर का आप नमक पानी पियोगे तो ऐसा थोड़ी ना ज्यादा खारा लगेगा या ज्यादा ये लगेगा, कम सॉल्टी लगेगा, और नीचे का ज्यादा सॉल्टी लगेगा, ऐसा नहीं है। थ्रू आउट वो टेस्ट आपका सेम टाइप से ही देने वाला है, सेम टाइप से ही देने वाला है। सेम शुगर सॉल्यूशन के साथ भी होता है। अच्छे से स्टीयर कर दो, बस सर्टे कंडीशन होना चाहिए, उसको थ्रू आउट द कंपोजिशन मिक्स कर दो यार, सॉल्यूशन हमारा बनना चाहिए। सही है ना। फिर क्या करोगे, टेस्ट करोगे तो ऊपर भी वैसा ही, नीचे भी वैसा ही। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? मिक्स हो जाएगा तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो क्या कि इसमें नमक डाला है या ये डाला है, नमक डाला है या शुगर डाला है। आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आया नहीं आया? तो ये जो हमारे पास
सेक्शन आया, ये होमोजीनियस का आया। कॉपर सल्फेट प्लस वाटर डाल दोगे, पता ही नहीं कर सकते, अलग कर ही नहीं सकते, पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। क्लियर है? फिर हमारे पास हेट्रो, हेट्रो बोले तो अलग, हेट्रो बोले तो अलग, दो अलग अलग चीजें होने वाली है, दो अलग अलग सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट होने वाला है, दोनों मिक्स नहीं होगा। जैसे हमारे पास इसकी कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट होने वाली है, और एक से ज्यादा हो सकता है फेज प्रेजेंट हो, है ना, एक से ज्यादा फेज हो सकता है प्रेजेंट हो। जैसे वाटर और सैंड, पानी में हमने सैंड पार्टिकल्स को डाल दिया, क्या होगा, खूब मस्त मजे से हिलाओ उसको, स्टीयर करो, स्टीयर करो, कर रहे हो, मजा आ रहा है, आपको भी मजा आता है, स्टीयर कर रहे हो, कर रहे हो, हुआ क्या बच्चों, क्या होगा, छोड़ दोगे कुछ देर बाद धीरे 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 सेटल होना स्टार्ट करेगा। कौन? सैंड पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स। ऐसा नहीं सारे सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे तुरंत ही, कुछ सस्पेंशन भी बनाते हैं, ऊपर में ही रहते हैं, वो बहुत टाइम लगता है, तो जाकर वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं अंडर ग्रेविटी। तो अलग हुए। सैंड प्लस आयरन फिलिंग, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े ले लो, सैंड ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, यहाँ पे मैंने बोला कंपोजिशन कैसे अलग है, ऊपर में हमारा सैंड पार्टिकल्स कम था, नीचे में ज्यादा था। यहाँ पे हो सकता है कि एक ही जगह पे आयरन का अमाउंट ज्यादा है, सैंड का कम है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ, हेट्रोजीनियस हुआ। अरे आया नहीं आया, आया नहीं आया, बोल ही नहीं रहे हो, आया नहीं आया, आ गया ना, दैट्स गुड बेटा, आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन अभी आपको कराने वाला हूं, बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूं, मजेदार क्वेश्चन कराने वाला हूं, फील आ जाएगा आपको, जितने भी डाउट्स है सारे आपसे हो जाएंगे, जितने भी डाउट्स होंगे सब कराऊंगा मैं, क्वेश्चन भी दे रहा हूं अभी। फटाफट अभी करना स्टार्ट करेगा बच्चों क्वेश्चन, ये पहले छाप लो फटाफट, ये उम्मीद करता हूं छाप लोगे, उम्मीद करता हूं छापो इसको, छापिए बेटा, शाबाश। चलो बच्चों, अभी हम कहां आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा ये क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन के अबाउट, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन के अबाउट। क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट, देखिए क्या है क्वेश्चन, ये बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखेंगे आप, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए क्या है, हमारे पास मैंने दो दो पेयर दे रखे हैं, पहले मैं आपको एलिमेंट और कंपाउंड के अबाउट डिसाइड करना है। चलो इधर मैं लिख देता हूं कि कौन सा एलिमेंट है और कौन सा कंपाउंड है, इसके अबाउट आपको बताना है। देखकर आप टाइम लो, वीडियो पॉज करो, 2-4 सेकंड, 1-2 मिनट टाइम लो, सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, उसके बाद मैं डिस्कशन इसका करता हूं। ऐसा नहीं सर हमारे पास दिमाग ही नहीं, हम तो ट्राई ही नहीं करेंगे, नालायक को, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, मेरे से ज्यादा दिमाग है तुम लोगों के पास। यूटिलाइज करो उसको, यूटिलाइज करो उसको, और 4 डालो। केमिस्ट्री को तो 4 डालना है, केमिस्ट्री जैसा इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है जेईई के लिए और नीट के लिए, मैं पर्सनली बता रहा हूं ना, किसी से भी पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो केमिस्ट्री को टफ बना देते हैं, मैं टफ नहीं बनाने वाला हूं, केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। देखो हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड की बात किया गया है, इस दोनों में सोडियम है और NaCl है। देखो सोडियम अकेला प्रेजेंट है, एक ही टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ, एक ही टाइप का एलिमेंट है तो सोडियम क्या होगा, एलिमेंट हो गया। एक ही टाइप का एलिमेंट है तो सोडियम क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। NaCl देखो, Na भी प्रेजेंट है, Cl भी प्रेजेंट है, दो से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, कंपाउंड होगा, कंपाउंड होगा। शुगर, शुगर सबसे पहले बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा शुगर का फॉर्मूला, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा शुगर का फॉर्मूला, तो मैं यहाँ शुगर का फॉर्मूला पहले लिखता हूँ, सही है ना, शुगर का फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहले कार्बन, कार्बन तो अकेला है ना यार, कार्बन अकेला है, कार्बन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। शुगर, शुगर का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ C12H22O11। देखो क्या क्या प्रेजेंट है, बात समझ में आ रही है, कार्बन 12 है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। सॉरी बच्चों, कार्बन अकेला प्रेजेंट 12 होता तो भी मैं बोल सकता था ये एलिमेंट है, ये तो कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, किधर से ये एलिमेंट होगा, क्या होगा बच्चों, बोल रहे हो तुम लोग, क्या है ये, कंपाउंड है, डेफिनेटली क्या है ये, कंपाउंड है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन और HNO3 पे। नाइट्रोजन और HNO3 पे बात करते हैं। नाइट्रोजन हमारे लिए क्या है, देखिए यहां ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन और HNO3 में, नाइट्रोजन में हमने डिस्कशन की, नाइट्रोजन को तो आपको पता ही है ना, N2 से लिखते हैं, तो N2 है, यानी कि एक ही टाइप का दोनों एलिमेंट है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो क्या होगा, वो एलिमेंट हुआ। HNO3 हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तीन अलग अलग एलिमेंट है, क्या होगा बच्चों, कंपाउंड होगा। आया नहीं आया? फास्फोरस, फास्फोरस को मैं आपको बता दूं P4 से लिखते हैं, किससे से लिखते हैं, P4 का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एलोट्रॉप्स फास्फोरस का 3 होता है, ब्लैक, येलो, रेड, सही है ना। ये हम क्लास 12th में सीखेंगे, इसके बाद टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। फास्फोरस है, फिर हमारे पास ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, क्या होता है बच्चों, C6H12O6। देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कंपाउंड होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड याद है ना बच्चों, H2SO4, देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। सल्फर, सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों, S8, ये 9th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सही है ना। क्राउन, क्राउन स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, स्ट्रक्चर के बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में बात करने वाले हैं बच्चों, इंटरेस्टिंग वे में बात करेंगे, मजेदार तरीके से, टेंशन लेना ही नहीं है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसका फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर, वाटर H2O, देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस कंपाउंड होता है। ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड O2, दोनों सेम ही टाइप के एलिमेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कंपाउंड हो गया बच्चों। पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है ना, 100% क्लियर है ना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं हमारे पास क्या है, क्लासिफाई दी फॉलोइंग एज प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। यहां पे अब आपको दिमाग लगाना है, यहां पे दिमाग लगाना है। देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं दिमाग, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं दिमाग। क्या क्या है बच्चों, सब्सटेंस और मिक्सचर के अबाउट बताना है, सब्सटेंस और मिक्सचर के अबाउट बताना है। देखता है कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं, कितने लोगों के पास दिमाग है। लगाओ लगाओ फटाफट, वीडियो पॉज करके दिमाग लगाओ, इसमें लगा लिया दिमाग। चलो देखो लगाते हैं। पहला एयर की बात करते हैं, एयर बात कर ले बच्चों, एयर का बात कर लेते हैं। सर एयर जो है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें मिक्सचर होना चाहिए। आप लोग को भी यही लगता है क्या? देखो कैसे मिक्सचर है, मिक्सचर है या क्या है बच्चों, सब्सटेंस हमारे पास प्योर सब्सटेंस है। चलो देखते हैं। तुम बोलोगे सर कि एयर में नाइट्रोजन भी हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन भी पढ़ा है, और भी हीलियम, बहुत सारे नोबल गैसेस भी होते हैं, तो ये तो मिक्सचर होना चाहिए सर। बच्चों मैंने प्योर सब्सटेंस का क्या डेफिनेशन बताया था कि उसका जो कंपोजिशन होता है ना वो फिक्स होता है थ्रू आउट। कंपोजिशन जो होता है ना वो फिक्स होता है। मैंने ये नहीं बोला था कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मैंने ये नहीं बोला था डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कंपोजिशन क्या होना चाहिए, फिक्स होना ही चाहिए। कैसे कैसे, क्या मैं यहां ज्यादा ऑक्सीजन ले पा रहा हूं, क्या आप लोग कम ऑक्सीजन ले पा रहे हो? नहीं, मैं जितना ऑक्सीजन ले रहा हूं उतना ही आप भी ले पा रहे हो, उतना ही आप भी ले। तुम नालायक बोलोगे सर पहाड़ पे चले जाओ ना, वहां तो हम कम ही ले पाएंगे, तो गधों मैं भी पहाड़ पे जाऊंगा ना कंपेयर करने के लिए, तो दोनों जन सेम ही अमाउंट में ऑक्सीजन ले पाएंगे। अपने स्ट्रेटोस्फीयर में हम बात करते हैं केमिस्ट्री का, ऐसा नहीं कि स्ट्रेटोस्फीयर से बाहर चले गए आप बात करने के लिए केमिस्ट्री, ये स्टेटमेंट रॉन्ग प्रूफ करने के लिए। यानी कि एयर में जो हमारे पास कंपोजिशन है गैसेस का वो फिक्स है, और थ्रू आउट जो है वो क्या है बच्चों, सेम है। थ्रू आउट क्या है, सेम है। जितना मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, नाइट्रोजन गैस इनहेल कर रहा हूं, आप लोग भी उतना ही इनहेल कर रहे हो। देखो दूसरा हमारे पास मिल्क का बात करते हैं, मिल्क की बात करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को बच्चों, मिल्क क्या होना चाहिए, मिल्क क्या होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए? फटाफट बताओ तो, होमोजीनियस होना चाहिए, हेट्रोजीनियस होना चाहिए? सर मिल्क तो मेरे को चारों तरफ से व्हाइट ही लगता है, सेम ही टाइप से दिखता है, उसको हम अलग भी नहीं करते हैं क्या?
अरे गधो करते तो हो, देखो करते तो हो। दूध को गर्म करो, दूध को गर्म करते हो तो ऊपर में क्या बन जाता है, एक मलाई का लेयर बन जाता है। बन जाता है नहीं बन जाता है, दो अलग अलग फेज बन जाती है नहीं बन जाती है, बोलो। नीचे में लिक्विड, ऊपर में अपने को क्या लगता है, सॉलिड बन गया। बन गया नहीं बन गया, जो भी डस्ट पार्टिकल्स आता है उसी पे इकट्ठा हो जाता है, नीचे जाने ही नहीं देता है। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर भी होता है हमारे लिए। तो क्या हुआ बच्चों, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। अरे बता दो बच्चों, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। पहला वाला होमोजीनियस है, होमोजीनियस हो गया। दूसरा वाला बच्चों हेट्रो हो गया। समझ में आ रहा है हेट्रो क्यों हुआ? वाटर, और ये चलो वाटर है और उसमें हमारे पास मिल्क हमारे पास जो प्रेजेंट है वो है। इसको जब हम मिल्क को गर्म करना स्टार्ट कर रहे थे, दूध को गर्म करना स्टार्ट किए, तो वहां पे क्या हुआ, सरफेस पे लेयर बनना स्टार्ट हो गया, वो अलग अलग होना स्टार्ट हुआ। और इससे बेस्ट तरीका आपको बता दूं मैं, इससे बेस्ट तरीका बता दूं कि इसको सेपरेट कैसे करना है। इसके लिए हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आता है, एसपीएम। उससे आप इस सॉल्यूशन को पास करोगे ना, मिल्क को पास करोगे ना, तो जो हमारा वाटर है ना, वाटर नीचे चला जाएगा और मिल्क का पार्टिकल्स ऊपर रह जाएगा। सेपरेट हम उसको आसानी से कर सकते हैं, फिजिकल मेथड होता है। सही है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट हमारे पास क्या होता है, सोचिए ग्रेफाइट क्या होता होगा। ग्रेफाइट क्या है, फटाफट बताइए। ग्रेफाइट क्या है? प्योर है या मिक्सचर है? अबे लाखों प्योर ही तो है। ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है। प्योर सब्सटेंस है ये। क्या है बच्चों? ग्रेफाइट क्या है? प्योर सब्सटेंस है। बात समझ में आती है ना, प्योर सब्सटेंस है। उसके बाद हमारे पास क्या है बच्चों? डायमंड भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मिलकर बना होता है। ये भी कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, तो ये भी क्या हुआ, प्योर हुआ। इसमें दूसरा कोई कंपोजिशन नहीं होता है कि मैं मिक्सचर बोल दूं इसको। हर एक जगह कार्बन भी होता है, हर एक जगह, डायमंड में भी और ग्रेफाइट में भी। डायमंड और ग्रेफाइट में हम डिफरेंस की बात यहाँ पे अभी नहीं करने वाले हैं। टैप टू वाटर की बात करो। टैप टू वाटर क्या होगा, ये क्या होगा टैप टू वाटर? टैप टू वाटर हेट्रोजीनियस होगा या नहीं होगा? तुम बोलो कैसे? अरे नलायको, उसमें बहुत सारे सॉल्ट भी होते हैं, मिक्सचर, बहुत सारी बैक्टीरियाज भी होती है टैप टू वाटर में। तो हो सकता है अलग अलग जगह पे बैक्टीरियाज की कंपोजिशन अलग अलग हो। बात समझ में आ रही है ना? कहीं पे ज्यादा बैक्टीरिया हो सकता है कि आपके पास अपर सरफेस पे ज्यादा बैक्टीरिया निकल जाए, लोअर में कम निकल जाए। वो पानी आपके पास आएगा तो अलग अलग कंपोजिशन पे आएगा। बात समझ में आई नहीं आई? टैप टू वाटर समझ में आया? कैसा हुआ, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। डिस्टिल्ड वाटर क्या है बच्चों? इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या है, होमोजीनियस या प्योर? पहले ये बताओ, होमोजीनियस या प्योर? डिस्टिल्ड वाटर होमोजीनियस या प्योर? इससे तो सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, प्योर सब्सटेंस हुआ। वाटर क्या है, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में H2O है बच्चों, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। तुम बोलोगे सर टैप वाटर भी तो H2O ही होता है, लेकिन इसमें बैक्टीरियाज की कंपोजिशन थी, इसके वजह से ये क्या है बच्चों, क्या है, हेट्रोजीनियस हो गया। सारे हो गए। ऑक्सीजन की तरफ आते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है, ऑक्सीजन गैस O2, ऑक्सीजन गैस क्या है, O2 है। ये क्या है बच्चों, क्या है वो ऑक्सीजन, प्योर है। क्या है बच्चों, प्योर है, इसमें कोई अलग चीज है ही नहीं। H2O प्लस ऑयल। बहुत, ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला जो है IIT का क्वेश्चन है बच्चों, IIT का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनोगे। H2O, घर पे भी एक्सपेरिमेंट आज कर ही लेना, तुम घर पे भी कर ही लेना। क्या करना, पानी लो और ऑयल लो, दोनों को डालो, पूरा मिक्स करने की कोशिश करो, क्या है, कभी एक दूसरे से दोनों मिक्स हो पाएंगे, नहीं होंगे। इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन बना रहा है, ये हेट्रोजीनियस। सेम वैसे ही CCl4 और वाटर जो है, ये भी क्या होता है, हेट्रोजीनियस। ये कॉन्सेप्ट क्या होती है, इसके बारे में हम केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। ये हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस होता है, और ये हमारे पास पोलर सब्सटेंस होता है। इसके कारण दोनों मिक्स नहीं होते हैं। लाइक डिसॉल्व लाइक, हम अभी इस पे केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी मैं जस्ट ये छोटा सा पॉइंट देकर चला गया आपको, इस पे टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है, इस पे मैं पूरे के पूरे 2 लेक्चर पढ़ाऊंगा इस टॉपिक पे से।
इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन की बिल्कुल बात नहीं है। नहीं आ गया ना? तो देखो ये आज का जो लेक्चर था ना, सिर्फ अभी हमने इंट्रोडक्शन की बात की है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों की बात की है जो हमने क्लास 9th या 10th में थोड़ी बहुत पढ़ी होगी। ये तो सारी चीजें हमने 9th की ही बात की है, सही है ना? अगला लेक्चर जो जाएगा ना वो बेसिक और बेसिक होगा, सही है ना? रिप्रेजेंटेशन ऑफ हम एटम पढ़ने वाले हैं, वहां से बहुत सारी चीजों को आगे हम चलकर देखने वाले हैं, कैसे हमारे पास डेफिनेशन कुछ बेसिक डेफिनेशंस आएगी, सही है ना? बेसिक डेफिनेशंस आएगी। अभी हम जो सेक्शन स्टार्ट किया ना बच्चों, बेसिक केमिस्ट्री है, जिसमें इनऑर्गेनिक की सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, फिजिकल का सेक्शन हम कुछ लेक्चर बाद करेंगे, क्लियर है? इनऑर्गेनिक ही थोड़ी बहुत हम डीप में पढ़ने वाले हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम हो गया, फिर क्वांटम नंबर आएगा हमारे लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम पढ़ने वाले हैं, सही है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल्स पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारे पास रूल्स बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, फिर पीरियोडिक टेबल्स हमारे पास एक चैप्टर्स आएगा, वो सारी चीजें हम करेंगे। बहुत सारी ऐसे हमारे चैप्टर्स आने वाला है, धीरे धीरे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। बेसिक हमारा क्लियर रहेगा तभी जाकर हम अपने को आगे प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। अगर बेसिक आपने सही से नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा आप प्रॉब्लम्स में आने वाले हो। आज का लेक्चर जो है बहुत ध्यान से आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं देखा होगा, अगले लेक्चर्स में भी और भी ध्यान से आप करोगे, और अगले लेक्चर के साथ आपको वर्कशीट भेजी जाएगी, जो वर्कशीट आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। वर्कशीट कंप्लीट करनी है, नहीं कंप्लीट करोगे थप्पड़ लगाऊंगा, बता रहा हूं, नहीं कंप्लीट करोगे थप्पड़ लगाऊंगा मैं। आपको पढ़ाई अच्छे से करनी है, पढ़ाई क्या करनी है, अच्छे से करनी है। बात समझ में आ रही है? पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, सही है ना? कोई भी दिक्कत हो आप तुरंत मैसेज करिए, कोई भी दिक्कत हो तुरंत मैसेज करिए और बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम जा रही है, ये टॉपिक नहीं समझ में आई। हम हमेशा आपके लिए खड़े हैं। बात समझ में आई? तो आपको भी हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, थोड़ी बहुत हम लोग को क्या कर सकते हो, आप लोग इंकरेज करने के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बताओ अपने फ्रेंड्स को कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कैसा करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, उनको वीडियो दिखाओ। हाँ, उसके बाद खुद हो आपके फ्रेंड्स ही जज करेंगे कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे। बात समझ में आई बच्चों? आई या नहीं आई? चलिए आज हम यही खत्म करते हैं इस लेक्चर को, और आप अपना ख्याल रखिए और घर पे ही रहिए अभी, क्योंकि कोरोना का बहुत ही ज्यादा प्रकोप चल रहा है बच्चों, सही है ना? चलिए, थैंक यू।